सुबह से एक खबर बहुत चर्चा में है। पनामा की जो सूची आई है उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करीबी अडानी परिवार के बड़े भाई विनोद अडानी का भी नाम आया है, अमिताभ बच्चन का भी नाम आया है, ऐश्वर्या राय का भी नाम आया है, भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं का नाम आया है, कांग्रेस के भी कुछ नेताओं का नाम आया है। तो और ये जो सूची है ये लगभग 20-25 सालों की सूची है। 25-30 साल के अंतराल में भारत के जिन बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, महानायक कलाकार जिनको आप जिस संज्ञा से भी नवाजना चाहें नवाजिए, उन लोगों ने, भाजपा कांग्रेस के लोगों ने जो हजारों लाखों करोड़ रुपए का काला धन पनामा में जमा किया, ये उसका खुलासा है। बहुत ही गंभीर जानकारी देश के सामने आई है। और काले धन पे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी इस पूरे मसले पे खामोश है। अभी मुझे जानकारी मिली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले कि जेटली जी का कोई स्टेटमेंट आया है, लेकिन कार्रवाई के स्तर पे 1.5 साल से ज्यादा, 2 साल लगभग पूरा होने जा रहा है इस सरकार को, काले धन के मसले पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि रोज नए नए खुलासे और जानकारियां इस तरह से सामने आती हैं। तो इस प्रकरण में आम आदमी पार्टी की डिमांड है कि जैसे कोयला घोटाले के मामले में, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के मामले में, 2G के मामले में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उसकी रिपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट को कर रही थी, ऐसी ही जांच इस पनामा लिस्ट के मामले में होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी की, और जिसमें जितने भी लोग शामिल हैं, जितने भी लोगों का नाम सामने आया है, इनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। सीधे सीधे काला धन का मामला है, ये हजारों लाखों करोड़ रुपए की लूट का मामला है, देश का पैसा विदेशों में जमा करने का मामला है। तो इस पूरे मामले में जो लोग शामिल हैं उनको उठा के जेल में डालना चाहिए। दूसरा, हालांकि क्योंकि विनोद अडानी का नाम है इसमें, जो मोदी जी के बहुत करीबी हैं, तो सरकार कितनी कार्रवाई करेगी इसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी अगर होगी तो निश्चित रूप से मजबूरी में कुछ ना कुछ तो सच सामने आएगा। एफसीआरए के कानून में बदलाव का जो दूसरा मामला है, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां बार बार ये बोलती रही हैं विदेशी धन, विदेशी चंदा, विदेशी धन, विदेशी चंदा। अब कानून में बदलाव जेटली साहब क्यों कर रहे हैं, इनका जवाब उनको देना चाहिए। इससे जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स हैं जो राघव आपके सामने भी रखेंगे, कुछ जानकारी है जो आपके सामने शेयर करें। पनामा पेपर्स का जो खुलासा हुआ, जो ICIG और इंडियन एक्सप्रेस की कोलैबोरेशन में हुआ, इसके कुछ फैक्ट्स आपसे शेयर करने से पहले मोटे मोटे तौर पे संजय जी की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों में हमने देखा कि कई प्रकार के काले धन को लेकर, अवैध संपत्ति को लेकर खुलासे हुए। हमने देखा कि HSBC बैंक की कुछ शाखाएं हवाला ऑपरेटर की तरह काम कर रही थी, हिंदुस्तान के पैसे को स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा करा रही थी, वो खुलासा हुआ। मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं करा। एक फ्रेंच व्यक्ति, विसल ब्लोअर हर्व फेल्शियानी ने एक सूची जारी करी, उनके पास कुछ नाम उनके हाथ लगे और सूची जारी करी और कहा कि ये अवैध संपत्ति वालों, अकाउंट धारकों के नाम हैं, ये केवल 1% नाम है, मैं आपको और नाम देना चाहता हूं, इसमें कई भारतीयों के नाम हैं। मोदी सरकार ने उस व्यक्ति से संपर्क तक नहीं करा नाम लेने के लिए।
फरवरी 2015 में आईसीआईजे और इंडियन एक्सप्रेस ने एक और खुलासा करा। उस खुलासे का नाम था स्विस लीक्स। उसमें 1195 भारतीयों के नाम सामने आए जिन्होंने विदेश में काला धन जमा कराया हुआ था, काले खाते खोले हुए थे। उनके ऊपर भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी, जनता को बताया भी नहीं कि क्या कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, ना ही कार्रवाई करी। एक एसआईटी का गठन करा मोदी सरकार ने अपनी सरकार बनते ही, जो एक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार बनाई गई। आज सूचनाएं ये आ रही हैं कि काले धन पे रोक लगाने के लिए जो एसआईटी बनाई गई उससे भारत सरकार कोऑपरेट ही नहीं कर रही है। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी शाखाएं जिनको उस एसआईटी के हाथ मजबूत करने चाहिए, वो एसआईटी के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही हैं, जिसके चलते एसआईटी में भी क्या निकल कर आएगा इस पे देश की जनता को बहुत विश्वास नहीं है। और आखिर में मोदी सरकार ने ब्लैक मनी एक्ट एक 2015 में लाया, जो पूरी तरीके से विफल रहा। तमाम अर्थशास्त्रियों ने, तमाम वे लोग जो बैंकिंग से जुड़े रहे हैं, कानून से जुड़े रहे हैं, उन्होंने इस कानून को एक फार्स कहा, एक मजाक कहा। और इस कानून के चलते केवल 638 लोगों के नाम सामने आए, वो भी वे नाम से सामने आए जो लोगों ने आकर खुद अपने नाम दे दिए। तो जहां हर महीने, हर 6 महीने में 1100-1200 नामों की जानकारी एचएसबीसी बैंक से लीक हो जाती है या आईसीआईजे जैसी संगठन निकाल देते हैं, वहां भारत सरकार जो इतनी एम्पावर्ड अथॉरिटी है, ग्लोबली इतनी ट्रीटीज और अग्रीमेंट साइन करे हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग अग्रीमेंट साइन करे हैं, वे काले धन की जानकारी तक नहीं ले पा रही। कार्रवाई करना तो दूर, तो ये अपने आप में ही मोदी सरकार की बहुत ही दयनीय स्थिति दिखलाता है। इसके बाद हमने देखा अप्रैल 2016 यानी कि आज इस महीने पनामा पेपर्स का खुलासा हुआ, जिसमें ये पता लगा कि पनामा के अंदर एक लॉ फर्म है जिसका नाम है मोसैक फोंसेका, जो अवैध धन, काला धन छुपाने के लिए कई प्रकार की सेवाएं देती है। ऐसी कंपनियां वहां बनाई जाती हैं जिससे उस एसेट की, उस धन की, उस संपत्ति के जो असली मालिक हैं उनकी जो जानकारी है उसको छुपाया जा सके। आर्टिफिशियल लेयरिंग कर कर, कंपनी का क्लस्टर स्ट्रक्चर बनाकर, ट्रस्ट को बेनिफिशियरी बनाकर जो असली में उस तमाम धन और संपत्ति का हकदार है उसको छुपा दिया जाता है। इसमें कई बड़े नामों का खुलासा भी हुआ। कई अंतर्राष्ट्रीय नेता, अन्य देशों के बड़े बड़े नेता, जैसे रशिया के नेता व्लादिमीर पुतिन का नाम सामने आया, चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग से जुड़े हुए लोगों का नाम सामने आया। तो अपने आप में ही ये काफ़ी चौंका देने वाली लिस्ट है। इसी के चलते भारत से जुड़े कुछ लोगों के नाम सामने आए, जिसमें से एक नाम मोदी जी के बहुत ही करीबी मित्र, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उनको कैंपेन में सहयोग दिया, कई प्रकार से धन आदि का समर्थन दिया। और मोदी जी ने सरकार बनते, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी, और जब देश के प्रधानमंत्री बने तब भी, उस व्यक्ति और उस व्यक्ति से जुड़ी कंपनियों को कई लाखों करोड़ों के फायदे दिए। उस व्यक्ति का नाम है गौतम अदानी। उनके एक भाई विनोद अदानी का भी वहां पे खाता सामने आया। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं का नाम सामने आया और उनके भी वहां पर खाते और संपत्ति की जानकारी आज उस खुलासे में की गई है। एक व्यक्ति का नाम है शिशिर बजोरिया और दूसरे व्यक्ति का नाम है अनुराग केजरीवाल। ये 2 लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हम बीजेपी से सीधे तौर पर ये पूछना चाहेंगे कि इस पे उनका क्या स्टैंड है। उनके एक बहुत ही फ्रेंडली कॉरपोरेट से जुड़े व्यक्ति विनोद अदानी का नाम है और 2 उनके बीजेपी के नेताओं का नाम है। तो इसमें आगे क्या कार्रवाई रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस इससे अछूती नहीं है। कांग्रेस की हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुमिता सिंह, जो समीर गहलोत जी की सास हैं, उनका नाम भी एक ट्रस्ट से जुड़े होने के लिए सामने आया, अखबार ने भी छापा, और उनका भी कहीं ना कहीं लिंक पनामा में जुड़ी कंपनियों और अवैध संपत्ति और धन से जोड़ा गया। हम ये बात आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि इस प्रकार के
इस पूरी दुनिया में लगभग 90 टैक्स हेवन्स हैं। मॉरिशस है, आइल ऑफ मैन है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हैं, उसमें से एक है पनामा। इस प्रकार के लोग जो कंपनियां बना बनाकर पैसा छुपाते हैं या उनको पैसा छुपाने और अवैध संपत्ति छुपाने की जरूरत पड़ती है, उस पर भारत के कई कानून लागू होते हैं। चाहे उनकी संपत्ति विदेश में क्यों ना हो, परंतु उन पर ये कानून लागू होते हैं, जो कि है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और साथ ही साथ इनकम टैक्स एक्ट। मैंने आपको अभी गिनवाया कि पिछले 2 सालों में इतने खुलासे हुए। आज हम भारत सरकार से ये पूछना चाहते हैं, मोदी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि पिछले 2 सालों में इन तमाम कानूनों के तहत कौन से प्रावधान के अंदर किस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करी गई। एक नाम तो ऐसा हमें बता दें जिसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करी हो। मोदी जी ने कहा था कि लगभग 80 से 100 लाख करोड़ काला धन विदेशों में जमा है, मैं सारा धन 100 दिन में ले आऊंगा और हर व्यक्ति को 15-15 लाख दूंगा। वो उस जुमले को भूल जाते हैं। केवल इतना ही मोदी जी बता दें कि क्या उन्होंने ये जो सूची सामने आई है, जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, क्या आज तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई करी है? दूसरा काफी अहम मुद्दा, ये तमाम अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत का जितना भी काला धन है उसमें से केवल 10% ही ऐसी संपत्ति है जो विदेशों में है। 90% काला धन भारत में ही है, भीतर ही है। इसमें से कुछ काला धन भारत में ही रहता है, कुछ काला धन विदेशों में ले जाया जाता है। पनामा जैसे, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसे, मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन में ले जाया जाता है और वहां से घुमाकर वापस भारत में ले आया जाता है। ये पैसा शेयर मार्केट में भी लगाया जाता है और ये पैसा राजनीतिक दलों को डोनेशन के तौर पर भी दिया जाता है। हमने देखा कि पिछली बारी जो एक सूची जारी करी गई थी, एक और खुलासा किया गया था, उसमें कई ऐसे काले धन के अकाउंट होल्डर्स के नाम सामने आए, जिसमें एक नाम राधा टिमलो का था, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पिछले कुछ सालों में डोनेशंस दी हैं। तो जब काले धन की संपत्ति रखने वाले, काला धन रखने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को डोनेशंस दे रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी कैसे उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है? ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। दूसरा, आम आदमी पार्टी की एक डिमांड सदैव से रही है, मोदी जी की सरकार बनने से पहले और उसके बाद भी हमने कई बार चिट्ठी लिखकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, प्रेस रिलीज के जरिए मोदी जी से दरख्वास्त करी कि भारत से काला धन विदेश ले जाकर घुमाकर भारत में लाने की जो प्रथा है, उसमें ओपेक इंस्ट्रूमेंट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स जैसे ओपेक इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करा जाता है। एक बहुत ही साधारण से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए मोदी जी या अरुण जेटली जी पार्टिसिपेटरी नोट्स को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। ये बात वे बड़े अच्छे से जानते भी हैं, कानून के जानकार हैं, परंतु 2 साल होने को आ गए हैं उनकी सरकार बने हुए, अभी तक पार्टिसिपेटरी नोट्स जैसे ओपेक इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं बंद कर पाए। तो ये उनकी जो काले धन से लड़ने की मंशा है, उनकी नीयत है, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आम आदमी पार्टी की ये डिमांड है कि पनामा पेपर्स का जो खुलासा हुआ है, जिसमें ऑफशोर कंपनीज के नाम सामने आए, उनके बेनिफिशियल ओनर्स के नाम सामने आए, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विनोद अदानी, अन्य लोगों के नाम हैं। इनकी एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच कराई जाए। भारत सरकार ये जांच करने के लिए सक्षम नहीं नजर आती, क्योंकि वे व्यक्ति, वो कॉरपोरेट हाउस जिसने मोदी जी को समर्थन किया, उनको पैसे भी दिए, अपना जहाज भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, और मोदी जी ने भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री, उनको कई प्रकार के फायदे पहुंचाए। तो मोदी जी से ये आशा नहीं करी जा सकती कि वे एक निष्पक्ष जांच करेंगे। तो इस पूरे मामले की एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। इसी से आगे चलते हुए एक और अहम मुद्दा जो सामने आ रहा है वो ये है कि मोदी सरकार ने FCRA एक्ट के अंदर बदलाव करने की ठान ली है, और अरुण जेटली जी ने बजट में
FCRA एक्ट में अमेंडमेंट लाने के लिए एक प्रस्ताव रखा है। मैं आपको जो हाई कोर्ट का 2014 का जजमेंट है, जिसमें ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को फॉरेन फंडिंग मिली है, फॉरेन सोर्सेस से पैसा मिला है, जो भारत के कानून के खिलाफ है, जो गैर कानूनी है। और उस जजमेंट में बीजेपी कांग्रेस को बहुत क्लियर तरीके से इंडाइट करा गया। उस जजमेंट की कुछ पंक्तियां पहले पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद उस पर आम आदमी पार्टी की क्या राय है वो रखेंगे। इस जजमेंट में ये कहा गया, और मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, The debates which took place on the floor of the two houses of parliament upon the introduction of foreign contribution regulation bill provide valuable insights into the turbulent state of affairs prevalent in our nascent democracy as shaped by the events across the globe. A reading of the text of these debates reveals that newly independent countries like India, amongst many others, were latently under a relentless siege by the foreign powers, despite end of colonial era and imperialistic regime. The modus operandi seemed to now have undergone a novel change. Through the said foreign powers were no longer involved in subjugating the territories of newly independent colonies, yet a vicious onslaught of political and economic subjugation was conceived and executed through their instrumentalities, which practice have been popularly termed as neo-colonialism. एक और पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर इसका अर्थात करूंगा। ये जजमेंट 20वें पैराग्राफ में कहता है, Therefore, it can be safely gathered that amidst a spate of subversive activities sponsored by foreign powers to destabilize our nation, the Foreign Currency Regulation Act 1976 was enacted by Parliament to serve as a shield in our legislative armory in conjunction with the laws like Foreign Exchange Regulation Act 1973, and insulate the sensitive areas of national life like journalism, judiciary and politics from extraneous influences stemming beyond our borders. Basically, हाई कोर्ट का जजमेंट ये कह रहा है कि कई प्रकार की विदेशी ताकतें भारत जैसी सक्सेसफुल हेल्दी डेमोक्रेसी पे कब्जा पाने के लिए, उसको आर्थिक और अन्य प्रकार से कंट्रोल करने के लिए, उस पर अपना शिकंजा कसने के लिए पैसा पंपिंग करते हैं। इसीलिए भारत के लोकतंत्र के कुछ ऐसे स्तंभ हैं जिनको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस, फॉरेन कंपनियों से पैसा मिलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, उनको इंसुलेट करना पड़ेगा। इसमें ऐसे कौन से स्तंभ हैं हमारे लोकतंत्र के? एक स्तंभ है हमारा जुडिशरी, एक स्तंभ है हमारा पॉलिटिक्स यानी कि पार्लियामेंट और जो चुनकर प्रतिनिधि आते हैं। यदि आज ये अमेंडमेंट हो जाती है जो अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, इसका मतलब ये निकलेगा कि कोई भी कंपनी, विदेश की कोई भी कंपनी भारत में एक कंपनी खोलेगी, उसका सारा उस कंपनी का मालिकाना हक उस विदेशी कंपनी के पास ही रहेगा, परंतु जो भारत में कंपनी खोलेगी वे किसी भी राजनीतिक दल को पैसा दे सकती है। पैसा देगी कि आप चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो और फिर विदेश में बैठी हमारी कंपनी के लिए नीतियां बनाओ, हमें फायदा दो और अपने देश को खोखला करो। कई डेमोक्रेसीज में, कई देशों में ये देखा गया है। उसी के लिए, उसी की तरफ मोदी जी का ये कदम उसी दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ मोदी जी की सरकार कुछ एनजीओस को जो विदेशी धन प्राप्त हुआ उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे सवालिया निशान खड़ा कर रही है। ये कह रही है कि तमाम लोगों की एनजीओस ने एफसीआरए का वायलेशन कर दिया, फेमा का वायलेशन कर दिया। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि जब कांग्रेस और बीजेपी ने साफ तौर पर एफसीआरए का वायलेशन करा, हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया, अब मोदी जी की सरकार, जेटली जी की सरकार
कानून में बदलाव लाकर अपने आप को इससे बचाना चाहते हैं और कानून में रेट्रोस्पेक्टिव बदलाव लाकर, यानी कि पुरानी डेट से कानून को बदलकर अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो ये बीजेपी और कांग्रेस का आपस में जो प्रेम है वो तो दिखलाता ही है, परंतु साथ ही साथ लोकतंत्र के प्रति, पॉलिटिकल फंडिंग के प्रति जो उनकी स्टैंड है उसको भी क्लियरली जनता के सामने दर्शाता है और उनके डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करता है।